अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशंस के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और हमने ये समझा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाते हैं। पर सॉल्यूट्स का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने का जो अमल है, ये क्या कहलाता है? अपनी इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी द phenomenon in which specific amount of solute dissolved in specific amount of solvent is termed as solubility। और टेक्निकली इसे हमारी बुक में इस तरह भी डिफाइन किया गया है, when particular amount of solute dissolved in 100 grams of solvent is termed as solubility। सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने का जो अमल है, ये कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर शामिल है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शामिल है, प्रेशर शामिल है और साथ साथ जो बॉन्ड्स हैं, जो लिंकेजेस हैं बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इनके नेचर पे भी ये चीज डिपेंड करती है। आइए देखते हैं कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। जैसे कि आप सबको दिख रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is required to saturate 100 grams of solvent at particular temperature is called solubility। और इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक फैक्टर है, प्रेशर एक फैक्टर है जिनका हमने तस्करा किया, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी फैक्टर है, जिसमें इनके बॉन्ड्स के बारे में गुफ्तगू की जाती है। आइए एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन की जिसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, पर जो सॉल्यूट की स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, ये मैं लिख भी देता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। और हमारे पास जो सॉल्यूट की स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, और जो लिक्विड हमारे पास स्टेट है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है। तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट का ही है। ऐसी कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस तरह के सोल्यूशन में जहां सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन मौजूद है और लिक्विड फेज भी आपके पास सोल्यूशन का है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर। आइए इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पास हमें दिख रहा है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड फेज और लिक्विड सोल्यूशन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और solubility of partially miscible liquids increases with the increase in temperature। यहाँ इन्होंने एक और कैटेगरी भी इंक्रीज कर दी है, वो भी हम एडअप कर देते हैं, यानी बता दी है हमें, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम बाज़ औक़ात लिक्विड लिक्विड कंडीशन में भी ये बात कर सकते हैं जहाँ पार्शियली मिसिबल लिक्विड यानी स्लाइटली मिक्स हुए हुए लिक्विड्स का तस्करा भी हम कर सकते हैं। दोनों बातें सेम है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी जा रही है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर ऑन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 179 ग्राम अपॉन 100 ml। अच्छा, यहां अगर हम यूनिट का तस्करा करें तो हमें दिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट भी लिखा हुआ है। हमने बात की थी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, तो जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये हम ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, और जो हमने 100 ml ऑफ सॉल्वेंट की बात की थी या 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट की बात की थी वो भी यहां लिखा हुआ है। तो जब भी हमारे सामने इसका यूनिट लिखा है ग्राम अपॉन ml और यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्राम अपॉन 100 ml, वेयर एज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे एग्जाम्पल में टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 487 ग्राम्स अपॉन 100 ml। यानी आपके पास 487 ग्राम्स शुगर डिसॉल्व हो रही है 100 ml में जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। तो इससे बात वाजे हुई कि किसी भी सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन या लिक्विड लिक्विड का पार्शियल मिसिबल सोल्यूशन जो हमारे पास होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर देता है किसी भी सॉल्यूट की। पर यही अफेक्ट ऑपोजिट है जहां आपके पास गैसेस डिसॉल्व हो रही होती हैं लिक्विड्स में। आइए ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूट यहाँ पे गैस है और सॉल्वेंट हमारे पास
लिक्विड है, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, और हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो भी लिक्विड फेस का ही है। तो क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं, अगर हम किसी गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सपोज वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें टेम्परेचर रिड्यूस रखना होगा, यानी डिक्रीज करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे ओवरऑल सोल्यूशन का, तो गैस के पार्टिकल्स टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कि एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहे हैं, तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब अगर किसी गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हमेशा उसका टेम्परेचर रिड्यूस रखना होगा, डिक्रीज रखना होगा, ताकि वो गैस एज अ सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। वरना फिर वो गैस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी और टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेट हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी, स्केप हो जाएगी उस पर्टिकुलर सोल्यूशन से। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड decreases with the increase in temperature. For this reason, when a glass of cold water is warmed, air bubbles are seen inside the glass. हवा के पार्टिकल्स भी आपको नजर आते हैं, बबल्स नजर आते हैं उस गिलास ऑफ वाटर के अंदर, या फिर किसी सॉफ्ट ड्रिंक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स नजर आते हैं एस्केप होते हुए। तो ये तो था फैक्टर टेम्परेचर से रिलेटेड। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ऐसे सॉल्यूट जो पोलर इन नेचर हैं, जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, या जो आयोनिक इन नेचर हैं, जिनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव करेक्टर पाया जाता है, या कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव करेक्टर पाया जाता है, ऐसे पोलर सॉल्यूट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जिस नेचर का है वो उसी नेचर में डिसॉल्व होगा। और इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। जैसे हम ऑयल को एथर में मिक्स कर दें या ऑयल को किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स कर दें। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे फैक्टर की जिसका ताल्लुक नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस वर्क्स विद अ प्रोवर्ब लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जिस नेचर का है वो उसी में डिसॉल्व होगा। देयरफॉर ionic solids are only soluble in polar solvents. Similar in charge like common salt and many other ionic substances are soluble in water because water is polar in nature. क्योंकि पानी का भी पोलर नेचर है और आयनिक सब्सटेंसेस का भी पोलर नेचर होता है, तो इन पे क्योंकि सिमिलर चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, सिमिलरिटी पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है, तो हर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट एक्ट करता है। Polar substances are soluble in polar solvents like sugar या HCl are soluble in water because water is polar covalent compound. यहाँ हम जिस पोलैरिटी की बात कर रहे हैं वो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। पीछे हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात की थी और दोनों ही पोलर इन नेचर हैं। बस फर्क इतना सा है कि आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीटली पोलर हैं और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पार्शियली पोलर इन नेचर होते हैं, पर फिर भी ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसी के बरक्स अगर हम बात करें नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की या नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस की, so they are soluble in non-polar solvents like oil, grease, nail polish are soluble in solvents like alcohol, benzene, thinner, petrol, etc. तो उम्मीद है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से रिलेटेड आपको ये बातें समझ आई होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्टर की जानिब जिसका ताल्लुक है प्रेशर से। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि प्रेशर का इम्पैक्ट जो है वो गैस और लिक्विड के सोल्यूशन पे होता है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर वही एग्जाम्पल रिपीट करेंगे जिसमें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लिक्विड सिरप में फिलअप करते हैं और डेफिनेटली वहाँ हाई प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड बढ़ती है। अगर हम प्रेशर हाई नहीं रखेंगे तो गैस जो है वो उस पर्टिकुलर सिरप में या लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगी। आइए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। The solubility of gases in liquid increase by the increase in pressure, like carbonated drinks, जैसे कि soft drinks that are 7-Up, Sprite, etc. Carbon dioxide is filled with slightly greater than 1 atmospheric pressure because at 1 atmospheric pressure it is not good soluble. When the bottles are opened, pressure decreases, so solubility of carbon dioxide also decreases. Hence, bubbles of carbon dioxide come out from the solution. यहाँ बड़े सादे अल्फाजों में बात की गई है कि अगर हम एक कार्बोनेटेड ड्रिंक लें जो कि कैप अप हो, यानी वो हाई प्रेशर पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप कर दी गई हो,
लेकिन जैसे ही हम उसका कैप रिमूव करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं। वजह क्या है? वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे आ जाते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हाई प्रेशर पर उस गैस को फिल किया गया होता है सिरप के अंदर, लेकिन जैसे ही हम उसको अनकैप करते हैं तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की गई थी हाई प्रेशर पे, वो प्रेशर डिक्रीज करती है अपना और दोबारा से एस्केप होना शुरू हो जाती है उस बॉटल के अंदर से। तो इसका मतलब अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर हाई रखना होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की या लास्ट फैक्टर की रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, जिसका नाम है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। जब कभी कोई सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो ये बात तो हमें पता है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपनी आपसी फोर्सेस को कम करना होता है, इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को भी अपनी आपसी फोर्सेस को डिक्रीज करना होता है, ताकि एक नई तरह की फोर्स जनरेट हो सके जो कि बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स पाई जा सके, जिस बिहाफ पे इस फैक्टर को हम कह रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आइए टेक्निकली देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बातें मौजूद हैं। बहुत सादा सादा बातें हैं समझने के एतबार से। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। ये 3 कंडीशंस हमेशा फुलफिल होंगी और हमेशा पाई जाएंगी, जैसे कि सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्डिंग शुड बी ब्रोकन। जो सॉल्यूट सॉल्यूट की आपसी इंटरेक्शंस हैं या लिंकेजेस हैं या बॉन्ड्स हैं वो टूटना जरूरी है। इसी तरह सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्डिंग शुड बी ब्रोकन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसी तरह सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स की बॉन्डिंग और लिंकेजेस को भी टूटना जरूरी है ताकि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को थोड़ा स्पेस प्रोवाइड कर सकें। और फिर आखिरी कैटेगरी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमाइज्ड, और इस आखिरी अट्रैक्शन को, इस आखिरी लिंकेज को मैक्सिमाइज होना होगा बाकी दोनों प्रीवियस लिंकेजेस से जो कि सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद थे और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद थे। तो आइए जरा इसे और तफसीली तौर पे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 2 कंडीशन बहुत जरूरी हैं। अ सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर इनफ टू ओवरकम द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। हमें अगला पॉइंट यही बता रहा है, जैसे लिखा है अ सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व if the solute solvent forces of attraction are weaker than individual solute and solvent intermolecular forces of attraction। मैं सादा अल्फाजों में से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ इस तरह कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो कैटेगरी हमारे पास मौजूद है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैक्सिमाइज होगा, ग्रेटर होगा किस किस से? सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन से। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे तो सॉल्यूट अलग हो जाएगा और सॉल्यूट अलग हो जाएगा। इसी तरह सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी अट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। और फिर यहां जो स्पेस बनेगी वहां पे हमारे पास ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बना लेंगे सॉल्यूशन। ये कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन का नाम है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड किसी भी सॉल्यूशन की ये मालूमात आपको आसानी से समझ आई होंगी। अब तक इस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, इसके यूनिट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ग्राम अपॉन ml और जनरली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ग्राम अपॉन 100 ml इसकी डेफिनेशन के एतबार से यूनिट लिखा है। ये वेरिएट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। और आपके पास फैक्टर्स पढ़े हैं हमने सॉल्युबिलिटी के, जिसमें टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, प्रेशर और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शामिल है। यह आपको तमाम कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं।
मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग लेक्चर वीडियोस में। अंटिल देन कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।